हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग मुख्य रूप से जो आपका एडुटेरिया का बीपीएससी 70 के लिए हम लोग जो चला रहे हैं सीरीज 100 सेट का हम लोग इस सीरीज में सॉल्यूशन करने वाले हैं। टोटल ये आपका तीसरा सेट है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप में से कोई भी दोस्त जो है पिछला आपका दूसरा नंबर का सेट का प्रैक्टिस नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद उसे भी कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके प्रत्येक सेट में आपके 50-50 क्वेश्चन रहते हैं। इस प्रकार से हम लोग 100 सेट करेंगे तो हमारे 5000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा, जो काफ़ी हमारा सहयोग करेगा आपको आपके एग्जाम में। चलिए पहला प्रश्न है आपका, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। सहायक संधि जो अपनाया गया था किसके द्वारा दोस्तों? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा इसको अपनाया गया था 1798 ईस्वी को। ठीक है, तो ये आपके इसके बारे में 4 कथन दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है या फिर विशेषता इसकी नहीं है। पहला कह रहा है कि देसी रियासतों को ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता था। बिल्कुल सही है। जो भी देसी रियासतें होती थी, जो राजे रजवाड़े होते थे, उनको क्या करना पड़ता था? ईस्ट इंडिया कंपनी के एक रेजिमेंट रखना होता था, है ना, एक सेना का रेजिमेंट रखना होता था। तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा आपका है, देसी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। यानी कि जो देसी रियासत होते थे उनकी कंपनी की शासन उसके अधीन होती थी, कंपनी के अधीन। तो नहीं, ये यहाँ पर दूसरा जो कथन है दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर, कि जो देसी रियासतें होती थी उनका आंतरिक शासन उस शासक के अंतर्गत आता था, लेकिन उसका जो बाहरी या फिर विदेश नीतियाँ होती थी वो कंपनी के अधीन होती थी, है ना। तो तीसरा आपका सही हो जाएगा। और आपका डी ऑप्शन में आपका है कि कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाती थी। बिल्कुल सही है। जो कंपनी जो सेना रखती थी उस रियासत के अंतर्गत रेजिमेंट अपना रखता था, तो उसका सारा का सारा खर्च कौन उठाता था दोस्तों? वो आपका जो है वो रियासत वो शासक उठाता था। ठीक है, और जब वो उसे उठाने नहीं पाता था वो तो क्या करता था? कंपनी उसके राज्य को हड़प लेता था, है ना, उसके छीन लेता था उससे। चले यहाँ पर अब बात कर लेते हैं सहायक संधि के बारे में। इसको किसने चलवाया था? तो मैंने आपको बताया, लॉर्ड वेलेजली ने चलाया था। कब चलाया था? तो 1798 को चलाया था। सबसे पहला जो राज्य था किसको मिलाया था उसने? हैदराबाद को मिलाया था। कब मिलाया था दोस्तों? तो उसको मिलाया था आपका 1798 को सबसे पहले हैदराबाद को मिलाया। फिर इसके बाद 1799 में आपको मैसूर को मिलाया। फिर उसके बाद आपका तंजावुर को मिलाया था, है ना। 1801 में अवध को भी मिलाया था। तो आपको क्रम पूछा जाता है तो आपको क्रम याद रखना है। हैदराबाद के बाद आपका क्या आ जाएगा? मैसूर के बाद आपका क्या आ जाएगा? तंजावुर के बाद आपका क्या आ जाएगा? तंजावुर के बाद आपका अवध आ जाएगा। ठीक है, ये आपको क्रम याद रखना है। अच्छा, आपको कभी कभी पूछा जाता है कि जो सहायक संधि है ये किसके द्वारा जो है स्थापित किया गया था, सबसे पहला प्रयोग किया गया था? तो सबसे पहला इसका प्रयोग किया था फ्रांसीसी जो आपका गवर्नर था, वो आपका डुप्ले के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था, है ना। इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आपको बताना है डुप्ले। और अगर जो सबसे अधिक जो उसको विस्तार दिया था किसने दिया था? लॉर्ड वेलेजली ने दिया था। अगला प्रश्न है, इस प्रकार से आप चर्चा को ध्यान से सुनेंगे दोस्तों तो एक क्वेश्चन के साथ साथ आपका 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना बनेगी, तो वो आसानी से आपसे हल हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो किसके द्वारा लाया गया था दोस्तों? ये आपका लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। कब? 1878 ईस्वी को। 1878 ईस्वी को लाया गया था ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो कह रहा है कि किस समाचार पत्र पर यह कार्रवाई किया गया था इसके तहत? पायनियर, भारत मिहिर, बंगाली, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर भारत मिहिर। इस एक्ट को जो है मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है भारतीय भाषा पर समाचार पत्र को छापने की अनुमति प्रदान नहीं कर रही थी। इसके तहत जो है भारत मिहिर, सोम प्रकाश, ढाका प्रकाश, इन 3 पर क्या किया था? इन्होंने अपना जो है इस पर कार्यवाही की थी। और जो है आपको ध्यान रखना है, एक पत्रिका था आपका अमृत बाजार पत्रिका जो बंगाली भाषा में निकलता था, उस पर कार्रवाई करने के लिए चाहा तो उन्होंने अपना रातों रात जो है अपना जो बंगाली भाषा को बदल करके क्या कर दिया था? उस पत्रिका की भाषा जो है इंग्लिश कर दी थी। यानी इस एक्ट के तहत था कि कोई भी भारतीय भाषा अगर छापती है, पत्रिका निकालती है, तो वो कंपनी का यदि विरोध करेगी तो उस पर क्या होगा? उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो इसी से बचने के लिए
अमृत बाजार पत्रिका ने अपना भाषा चेंज करके क्या कर दिया था दोस्तों, तो वो अपना इंग्लिश कर दिया था। अगला आपका प्रश्न है, अच्छा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाने वाला तो आपको बता दिए कि लॉर्ड लिटन ने लाया था, लेकिन समाप्त करने वाला कौन था, तो लॉर्ड रिपन ने इसको समाप्त कर दिया था। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बात करते हैं, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र जो है किन के द्वारा प्रकाशित या फिर संपादित किया गया था। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र के बारे में पूछ रहा है आपको, तो ध्यान रखना है ये आपका जो है स्वराज की प्राप्ति के लिए मोतीलाल नेहरू है ना, मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, उन्हीं के द्वारा ये आपका प्रकाशित किया गया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगर आपको दोस्तों पूछ ले कि जवाहरलाल नेहरू का कौन सा पत्रिका था, यानी कि वो समाचार पत्र था, तो ध्यान रखना है इसका नेशनल हेराल्ड है ना। कौन सा पत्रिका था इसका, नेशनल हेराल्ड। और इसी का जो है अभी वर्तमान में जो है ईडी या सीबीआई का जांच चल रहा है ना कांग्रेस के ऊपर, तो यहाँ पर नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू का हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहला समाचार पत्र आपका कौन सा था, तो बंगाल गजट। आपको ध्यान रखना है सबसे पहला कौन सा था दोस्तों, बंगाल गजट। बंगाल गजट किसके द्वारा चला ये किया गया था, प्रकाशित किया गया था, इसके संपादक कौन थे, तो अगस्टस हिक्की है ना, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। चले आगे बात कर लेते हैं अब हम लोग, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी, यानी कि सबसे अधिक किस प्रेसिडेंसी में जो है माता पिता के द्वारा बच्चों की हत्या कर दी जाती थी, तो ध्यान रखेंगे ये आपका बंगाल हो जाएगा, बंगाल प्रेसिडेंसी। और बंगाल क्योंकि साक्षरता में सबसे कम था और यहाँ पर जो है सबसे अधिक कृषक लोग रहते थे, सबसे अधिक मजदूर वर्ग रहते थे, इसलिए यहाँ पर जो है ये क्या करते थे, बाल हत्या यहाँ पर सबसे अधिक जो है प्रसिद्ध थी। आगे बात करते हैं 5वें नंबर का, रेशमी रूमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है। जो रेशमी रूमाल षड्यंत्र किया गया था ये किससे संबंधित है, तो मौलवी उबैदुल्ला सिंधी। ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। 6ठा नंबर का प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। मुंबई अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन या फिर कलकत्ता अधिवेशन। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे इसका बिल्कुल राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन में जो है अगस्त यानी कि असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव को पारित किया था। अच्छा, आपको पूछा जाता है कि प्रस्ताव को रखने वाला कौन था, तो प्रस्ताव को रखने वाला था CR दास, चित्तरंजन दास था। कब ये जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो आपको ध्यान रखना है 1 अगस्त 1920 ईस्वी को इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद 5 फरवरी 1922 ईस्वी को क्या हो जाता है, चौड़ा चौड़ी कांड हो जाता है, जिसके कारण गांधी जी इसको वापस ले लेते हैं। और आधिकारिक रूप से इसको वापसी की घोषणा कब करते हैं गांधी जी, 12 फरवरी को, 12 फरवरी 1922 को इसको पूर्ण रूप से इसको वापस ले लेता है। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में आपको पूछ रहा है कि इसमें से कौन सही नहीं है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे पारिस्थितिकी तंत्र किसको बोलते हैं, वैसा तंत्र जिसमें सारे जीव जंतु क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और उससे प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर 4 कथन है, उसके बारे में आपको बताना है कि इनमें से कौन सही नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा यदि आप चैनल में न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, है ना, ताकि मैं कोई भी बीपीएससी से संबंधित आपको यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन जो है दोस्तों आप तक पहुँच जाएगा। आपका यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। जो पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, बंद तंत्र होता है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है, ये अब एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, ये कार्यशील इकाई होती है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा ए जो है आपका पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, उसकी विशेषता नहीं है। ये दोस्तों बंद तंत्र नहीं होता है बल्कि खुला होता है। ये क्या होता है, प्रकृति रूप से खुला तंत्र होता है। उसके बाद इसकी अपनी उत्पादकता होती है, बिल्कुल सही है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। यहाँ पर जैसे आप देखेंगे कि मान लीजिए कोई झील है, उसमें क्या रहते हैं, मछली रहते हैं, कछुए रहते हैं, बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। तो उसकी क्या है, अपने संतति को आगे बढ़ाते हैं और उससे नए जीव जंतुओं का फिर विकास होता है और ढेर सारे उसमें है ना जो है सरीसृप रहते हैं, रेंगने वाले जीव जंतु रहते हैं। तो इससे उसकी अपनी उत्पादकता भी होती है। ये एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, बिल्कुल सही है, ये आपका प्राकृतिक भी होता है और कुछ यानी कि कृत्रिम रूप से, जैसे बगीचा का निर्माण कर दिया गया, तालाब, ये आपका कृत्रिम भी होता है। ये एक कार्यशील इकाई होता है। ये कैसा होता है, कार्यशील इकाई होता है। बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर इस प्रश्न के अनुसार राइट हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट है। जैविक हॉट स्पॉट का यहाँ पर अर्थ होगा दोस्तों कि वैसा स्थान जहाँ पर क्या हो, विभिन्न तरह के जीव जंतु यानी कि
अलग अलग प्रजाति के जीव जंतु होगा। तो ऐसे स्थान पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु होगा जहाँ पर वनस्पति की क्या होगी, वेराइटी होगी, अलग अलग प्रकार के वनस्पति होंगे, है ना। और वहाँ पर क्या होगा, सदाबहार वन जहाँ पर पाए जाएंगे, वहीं पर जैव स्पॉट जो है जैविक हॉट स्पॉट पाया जाता है ज़्यादा। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, जो पश्चिमी घाट है यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, जो वनों की जो है विभिन्न प्रकार की प्रजाति, अनेकों प्रजाति पाए जाते हैं, और जिसके कारण वहाँ पर अनेकों प्रकार के जीव जंतु भी मिलते हैं, जिसके कारण इसको क्या किया गया है, जैविक हॉटस्पॉट में रखा गया है। 9वां प्रश्न है, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि कौन सा जो आपका साइकिल है जिसमें जो है सौर विकिरण यानी कि सूर्य प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कार्बन चक्र, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, हाइड्रोजन चक्र। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल चक्र। क्यों, क्योंकि जब सूर्य प्रकाश पड़ती है तो सूर्य प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ती है, पृथ्वी पर जो समुद्र है, नदी है, तालाब है, झील है, इसमें क्या होते हैं दोस्तों, पानी होते हैं। ये पानी पर जैसे ही सूर्य प्रकाश पड़ती है तो ये गर्म होकर के क्या हो जाता है, ऊपर आसमान की तरफ जाता है, यानी कि ये वाष्प बन जाता है, और वाष्प बन करके क्या बनता है, फिर बाद में संघनित होकर के बादल का रूप ले लेता है, और फिर बादल का रूप लेकर के फिर संघनित होकर के ये बारिश हो जाती है, तो फिर वापस से नदी में आ जाती है पानी, है ना। तो इस प्रकार से ये जल चक्र का निर्माण करता है ना। यानी कि आपको ध्यान रखना है, सौर विकिरण पड़ा, इससे भाप बनेगा, भाप बन के ऊपर जाएगा, बादल बनेगा संघनित होकर के, और फिर बूंद और बारिश के रूप में वापस आ जाएगा, और बह करके फिर नदी, वही तालाब, झील में चले जाएगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं जल चक्र, वाटर साइकिल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छी तरह से आप लोग को ध्यान देना है, सारे चीज़ों को बढ़िया तरीके से सुनना है, ठीक है। इससे आपका बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएंगे। चलिए 10वें नंबर का प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी या फिर स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ पर दी थी। यानी जो गौतम बुद्ध था, उन्होंने जो है स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति कहाँ पर दिया था, वैशाली, श्रावस्ती, राजगीर, पावापुरी। तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल आपका वैशाली सही हो जाएगा। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी अनुमति से उन्होंने, यानी कि किसके कहने पर जो है उन्होंने महिलाओं को या फिर स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति दी थी। तो उसका एक शिष्य था गौतम बुद्ध का, कौन, आनंद। आनंद के कहने पर उन्होंने जो है महिलाओं को जो है प्रवेश करने की अनुमति दी थी, और यहीं पर गौतम बुद्ध ने कहा था कि आनंद, ये आपका बौद्ध धर्म जो है बहुत अधिक दिनों तक चलता, किंतु महिलाओं को या स्त्रियों को प्रवेश देने के कारण इसकी अवधि क्या हो गई है, जीवन आयु घट गई है। और वही हुआ बाद में जाकर के कि बौद्ध धर्म बहुत जल्द ही समाप्त हो गया। अभी तो इक्के दुक्के भारत में दिखते हैं, बाकी विदेशों में ज़्यादा है, जहाँ पर आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा, जापान में देखने को मिलेगा, जहाँ पर पूंजीवादी देश है वहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। इसका जो बचपन का नाम था दोस्तों, वो आपका सिद्धार्थ था। इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में जो है क्या किया था, घर त्याग किया था, और उसके घर के त्यागने को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इनको 35 साल की उम्र में, यानी कि 6 वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उसी को बुद्धत्व कहा गया, और यहाँ से उसका नाम बुद्ध पड़ गया, गौतम बुद्ध पड़ गया, है ना। इसके जो है शिष्य, इसके जो एक भिक्षुणी या फिर शिष्या थी, कौन, आम्रपाली, है ना, जिन्होंने उसको ठहरने के लिए अपना स्थान दिया था, है ना, ये क्या नाम, आम्रपाली। और सबसे पहला इन्होंने, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ पर दिया था दोस्तों, सारनाथ में दिया था। सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिया था, श्रावस्ती में दिया था। इनकी जो है मृत्यु को क्या कहा जाता है, जब इनका मृत्यु हुआ था इस संसार से, ये इस संसार को इन्होंने त्यागा था, तो उसको कहा जाता है आपका, क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद गौतम बुद्ध की बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, पिछले लेक्चर में मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था। तो ये सारे चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, इसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो इसकी मृत्यु जो हुई थी आपका कुशीनारा में, कुशीनगर में हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में हुई थी। किस पेड़ के नीचे हुई थी, तो आपका महाबोधि वृक्ष के नीचे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। चले आगे बढ़ते हैं, अब 11वें नंबर का प्रश्न लेते हैं। ये आपका कौन सा सेट है दोस्तों, याद रखेंगे, तीसरा सेट है। इसी प्रकार से हम लोग सेट 100 यानी कि टोटल 100 सेट करेंगे, और ये आपका जीएस का मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपका पूरा का पूरा जीएस इससे क्लियर हो जाएगा, और आसानी से बीपीएससी पीटी जो है क्वालिफाई कर जाएंगे आप। चलिए 11वां नंबर का प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है। यानी सबसे अधिक दैनिक तापांतर
कहाँ पर होता है, यानी कि दिन के समय बहुत अधिक टेम्परेचर होता है और रात के समय बहुत कम टेम्परेचर होता है, जिसके कारण ताप में अंतर क्या हो जाता है, बहुत जो है ज़्यादा हो जाता है। तो ये आपका कहाँ पर होगा, मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। जहाँ भी मरुस्थलीय क्षेत्र होगा वहाँ दिन के समय बहुत अधिक टेम्परेचर रहता है और रात के समय बहुत कम टेम्परेचर रहता है, यानी कि रात लगभग जो है 8 से 10 डिग्री चला जाता है और दिन में ये 40 से 50 डिग्री प्लस हो जाता है ना। तो इस प्रकार से दैनिक तापांतर बहुत अधिक हो जाता है। तो यहाँ पर आपका कहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन बच्चों, दोस्तों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, मरुस्थलीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है जो है आपका 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। 3 जनवरी को जो है कौन सी घटना होती है, उपसौर। उपसौर की घटना, उपसौर किसको कहते हैं दोस्तों, उपसौर कहते हैं जब पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमा करता है अपने ऑर्बिट में, तो उस परिक्रमा के दौरान, अपने कक्षा में परिक्रमा के दौरान जो है जब सूर्य के सबसे नज़दीक होता है तो उस घटना को बोलते हैं उपसौर, और जब सबसे दूर होता है तो उसको बोलते हैं अपसौर। और उपसौर के समय क्या होगा, जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होगी वो न्यूनतम होती है, और अपसौर के समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम होती है। और न्यूनतम उपसौर की जो स्थिति होती है उस टाइम पर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है, 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर चारों कथन को देख लेते हैं। इस दिन पृथ्वी पर रात दिन बराबर होते हैं, बिल्कुल गलत है। जब दिन और रात बराबर होता है दोस्तों तो उसको बोलते हैं विषुव, उसको क्या बोलते हैं, विषुव कहा जाता है। इस दिन पृथ्वी पर सबसे ठंडा दिन होता है, बिल्कुल गलत है। ठंडा दिन 3 जनवरी को नहीं होता है ना। आगे है हमारा, इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है, बिल्कुल आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो तीसरा ऑप्शन है सी नंबर का, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि उस दिन जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कैसी होती है, सबसे न्यूनतम होती है। और यहाँ पर जो चौथा आपका डी ऑप्शन है, इस दिन पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे अधिक होती है, तो ये घटना कहलाती है आपको, इस स्थिति को क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। और इस स्थिति में क्या होती है दोस्तों, 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर जो है दूरी होती है। और ये कब होती है, ये घटना आपका 4 जुलाई को होती है ना। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है और 4 जुलाई को आपका अपसौर की घटना होती है। ये आपको ध्यान रखना है बढ़िया तरीके से। आगे बात करते हैं, कौन सी भूकंप तरंगें जो है आपका सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं। आपको बताना है जो है कौन सी जो भूकंप वेव यानी कि आपका जो तरंगे हैं वो सबसे अधिक विनाशकारी, पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल एल तरंगे, जो आपका सी ऑप्शन है, सही हो जाएगा। इसको बोलते हैं दोस्तों लव वेव, है ना, लव तरंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं प्राइमरी तरंगे। भूकंप तरंगों में प्राइमरी तरंगे इसको इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि ये सबसे पहले पृथ्वी पर पहुँचती है ना। तो ये आपका प्राइमरी तरंगे। प्राइमरी तरंगे जो होती है दोस्तों, ये आपका जो है ठोस और द्रव दोनों अवस्था में चलती है ना। आपका सरफेस यानी कि ये सेकेंडरी तरंगे, आपका एस तरंगे। अच्छा, प्राइमरी के बारे में ध्यान रखेंगे, ये कैसी होती है, ध्वनि की तरह होती है, और इसको जो है अनुदैर्घ्य तरंगे भी कहा जाता है। पी तरंगे की प्रकृति कैसी होती है, जो है अनुदैर्घ्य तरंगे की तरह, और जो है एस और एल जो होता है ये आपका अनुप्रस्थ तरंगे की तरह होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सबसे जो यहाँ पर इस प्रश्न के अनुसार सबसे अधिक विनाशकारी जो हो जाएगा वो आपका एल तरंगे हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। सही सुमेलित इसमें से कौन है, रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच, नहीं दोस्तों, ध्यान रखेंगे भारत और चीन के बीच जो है आपका मैकमोहन लाइन है। रेड क्लिफ लाइन किसके किसके बीच है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ लाइन। आगे बात करते हैं, दूसरा बी ऑप्शन में है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा जो है, डूरंड लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच मैंने आपको बताया रेड क्लिफ लाइन है। और ये आपका जो डूरंड लाइन है दोस्तों, ये आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। तो अगला है हमारा मैगिनोट रेखा। मैगिनोट रेखा किसके किसके बीच है, मैगिनोट फ्रांस और जर्मनी, बिल्कुल सही है। यहाँ पर सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। ठीक है, तो मैगिनोट लाइन को याद रखना है, ये फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। आगे है आपका हिंडनबर्ग रेखा। जो हिंडनबर्ग रेखा है ये आपका किसके किसके बीच है दोस्तों, ये आपका जर्मनी और पोलैंड के बीच है। किसके किसके बीच है, जर्मनी और पोलैंड, है ना। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर आपका इस प्रश्न का अनुसार आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 15वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपको बताना है, हिमालय, रॉकी,
आल्प्स या फिर एंडीज। तो यहाँ पर आपको लंबी बतानी है तो यहाँ पर एंडीज हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका जो एंडीज पर्वतमाला है कौन सा महाद्वीप में है दोस्तों? ये आपका साउथ अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है ये आपका। अच्छा, हिमालय और एंडीज ये सारे पर्वत कैसे हैं दोस्तों? ये आपका नवीन है और वलित पर्वत है। ये कैसा है? नवीन फोल्डेड है, न्यू फोल्डेड आपका माउंटेन है, ठीक है, ये याद रखेंगे। अच्छा, हिमालय जो है ये आपका क्या है? ऊंचाई के बारे में पूछा जाएगा तो हिमालय का माउंट एवरेस्ट आ जाएगा सबसे अधिक ऊंचाई में, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था? यानी कि कौन सा जो है आपका एक्ट आया था जिसके आधार पर क्या किया गया था? जो सेंट्रल का जो बजट होता था उसको जो है राज्य के बजट से अलग कर दिया था। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, है ना। और इसे क्या किस नाम से जाना जाता है? 1919 के जो आपका भारत शासन अधिनियम है दोस्तों, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है सुधार के नाम से भी जाना जाता है ना, चेम्सफोर्ड सुधार। तो बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है 17वें नंबर का, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान का गठन हुआ था? यानी कि किस योजना के आधार पर संविधान सभा का जो है गठन किया गया था? आपको यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन योजना, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, है ना, भारत को स्वतंत्रता की बात कर रहा था, लेकिन उससे जो है आपका सहमति नहीं बन पाई थी, इसलिए क्रिप्स मिशन समाप्त हो गया था। बाद में जो है कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। तीनों सदस्य का नाम आपको पूछा जाता है बार बार, ध्यान रखेंगे। पहला था आपका एवी अलेक्जेंडर, दूसरा आपका था सर पैथिक लॉरेंस और तीसरा आपका था स्टेफर्ड क्रिप्स इसमें भी रहता है, क्रिप्स मिशन में भी रहता था, मतलब रहा था, है ना। तो ये तीनों नाम को अच्छा तरह से याद कर लेंगे, है ना। कैबिनेट मिशन आप लोग जल्दी से जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, कैबिनेट मिशन जो भारत आया था ये कब आया था, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? जो अंतरिम सरकार की जो आपका इंटरिम गवर्नमेंट की जो आपका गठन की घोषणा किया गया था, कब किया गया था? तो यहाँ पर आपका 24 अगस्त 1946 बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, यानी कि कोई स्टेट है दोस्तों, उस स्टेट में अगर उस राज्य में क्या हो राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए तो वहाँ पर जो है इसके बारे में कथन है कि संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि उस राज्य का सारा चीज़ जो है, सारा जो कानून जो भी चीज़ है, सारे प्रशासनिक तंत्र को कौन ले लेता है? संसद अपने पास ले लेती है, और संसद ही कानून बना करके उस राज्य को क्या करती है? शासित करती है, और सारे लॉ एंड ऑर्डर को संभालती है, और उससे संबंधित कानून संसद में पास किए जाते हैं, पारित किए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये आपका पहला कथन। दूसरा कथन है, राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होता है। बिल्कुल सही है। संसद हमारा कैसा निकाय है दोस्तों? ये आपका हमारे प्रतिनिधि यानी हमारे द्वारा मतलब कि निर्वाचित सदस्य वहाँ पर जाते हैं ना, जनता के द्वारा। तो यहाँ पर जो अगर संसद द्वारा बना कानून पूरे देश के लिए प्रभावी हो सकता है तो राज्य के लिए बनाएगा तो क्यों नहीं होगा? तो यहाँ पर दोनों का दोनों कथन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो सी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न देख लेते हैं 20वें नंबर का, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित किससे है? तो अनुच्छेद जो 54 है इसका संबंध किससे है? तो ध्यान रखेंगे, आपका अनुच्छेद 54 जो है दोस्तों ये आपका राष्ट्रपति के संबंधित हमको क्या बताता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा यहाँ पर राइट हो जाएगा? राष्ट्रपति का निर्वाचन, ए ऑप्शन में दिया हुआ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। अगर राष्ट्रपति का पद की बात करें तो राष्ट्रपति के पद के बारे में किस में है? अनुच्छेद 52 में दिया हुआ है, ठीक है, अनुच्छेद जो है। चलिए तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 21वें नंबर का, निम्न कथनों में से कौन कथन जो है गलत है? आपको इसमें से बताना है कि कौन सा जो है इसमें स्टेटमेंट जो है गलत है आपका। पहला कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही है कि जो भी राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं, स्टेट जो आपका पीएससी के जो आपका सदस्य चुने जाते हैं उसकी जो नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बिल्कुल आपका राइट है। दूसरा कथन कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य जो है कार्यकाल को पुनः नियुक्ति नहीं किया जा सकता है ना, यानी कि कार्यकाल के बाद जब उसका हो जाता है तो उसको दोबारा नियुक्ति नहीं किया जाता है। बिल्कुल ये आपका राइट है। अगला है हमारा सी ऑप्शन, कथन कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से। नहीं, यहाँ पर आपका उल्टा बोल रहा है बच्चों। दोस्तों यहाँ पर आपका जो होगा राज्य लोक सेवा आयोग जो है यहाँ पर क्या होगा, उसके अध्यक्ष और सदस्यों का जो वेतन भत्ता दिया जाता है कहाँ से दिया जाता है? कि
वो आपका जो है भारत सरकार से दिया जाता है, और उसके पेंशन जो है आपका राज्य संचित निधि से दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सी ऑप्शन। यहाँ पर आपका जो है स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा सी कथन बिल्कुल, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग के बारे में क्वेश्चन है आपका कि वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपका 3 कथन दिया हुआ है, इस पर विचार करना है और उसमें से बताना कि कौन सा कथन जो है गलत है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष वो 2 पद होते हैं। तो आपको बता दूं, वित्त आयोग जो होते हैं, फिनांस जो कमीशन होते हैं, उसमें आपके टोटल 5 सदस्य होते हैं, 5 मेंबर होते हैं। तो पहला आपका जो कथन है वो गलत हो गया। 5 मेंबर में क्या होगा, 4 आपका सदस्य होंगे, एक उसका क्या होगा, एक अध्यक्ष होगा। तो 4 और 1 5 हो जाएगा आपका दोस्तों, ठीक है। तो 5 उसमें टोटल सदस्य हो गए। और कितने वर्ष के लिए वो ये किए जाते हैं, तो वो आपको 5 वर्ष के लिए उसको क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है ना। 5 वर्ष के लिए उसका कार्यकाल होता है। और उसका कार्यकाल किसके मतलब के तहत होता है, तो उसका कार्यकाल जो होता है वो आपका राष्ट्रपति के आदेश के तहत होता है। तो यहाँ पर आपका दूसरा कथन कह रहा है कि इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत होता है। तो बिल्कुल आपका ये दूसरा कथन सही है। फिर आगे कह रहा है कि इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है, इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया कि जो अगर मान लीजिए एक बार उसका कार्यकाल पूरा हो गया तो राष्ट्रपति अगर मन करेगा तो उसको दोबारा फिर उसको नियुक्त कर सकता है। तो इसलिए हमारा इस दोबारा पुनर्नियुक्त तो हो सकता है। तो हमारा तीसरा नंबर भी कथन गलत है, पहला नंबर कथन भी गलत है। तो 1 और 3 यहाँ पर गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग निम्न में से कौन। यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो आपका वित्त आयोग है इसकी चर्चा का किस में दिया हुआ है, आर्टिकल 280 में दिया गया। आर्टिकल 280 में इसकी चर्चा दी गई है, वित्त आयोग के बारे में दिया गया है। और ये आपका संविधान के 280वां अनुच्छेद 280 में है। इसलिए ये आपका कैसा निकाय है, संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये आपका, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है। मात्रात्मक उपकरण के बारे में पूछ रहा है। वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि जिसके बारे में बोलते हैं SLR, नगद आरक्षित अनुपात CRR, और खुले बाजार की क्रियाएं यानी कि ऑपरेशन यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO है ना, जिसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुली बाजार की क्रियाएं। तो यहाँ पर तीनों की जो आपका तीनों है ये आपके मौद्रिक नीति का जो है मात्रात्मक उपकरण है, जो कि कौन अपनाता है, आरबीआई अपनाता है, बाजार से तरलता को खींचने के लिए या फिर बाजार में तरलता को लाने के लिए, यानी कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका तीनों सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न। आरबीआई के बारे में बता दूं मैं, आरबीआई का भी वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो आरबीआई का वर्तमान में गवर्नर है आपका शक्तिकांत दास। ध्यान रखेंगे ये आपका 25वां गवर्नर है। इससे पहले कौन थे, तो दोस्तों इससे पहले आपका उर्जित पटेल थे, और फिर 23वां आपका था जो है वो आपका रघुराम राजन था, है ना। रघुराम राजन आपका 23वां गवर्नर था। और जो है आरबीआई की स्थापना कब हुई है, 1935 में हुई है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई है। 1949 में इसका एकीकरण यानी कि राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है। आगे बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य। जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो किसान संपदा है ना, किसानों का क्या करना है, समृद्ध बनाना है, किसानों के आर्थिक जो है वृद्धि लाना है। तो इसके लिए जो है क्या किया गया है, इसका उद्देश्य रखा गया है कि खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाए, यानी कि फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाए। जैसे टमाटर से ज़्यादा टमाटर का क्या किया जाए, टमाटर से टमाटर का सॉस है ना, आम के अचार, इस प्रकार से मतलब कि कृषि प्रोसेसिंग यानी कि एग्रो प्रोसेसिंग के थ्रू से क्या किया जाए, किसानों को समृद्ध बना जाए, उसके आर्थिक वृद्धि यानी आर्थिक आय में यानी कि आय इनकम में वृद्धि की जाए, है ना। आगे बात कर लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी जो समिति है FRBM, कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है। यानी कि दोस्तों आपको बता दूं FRBM जो है ये आपका FRBM एक्ट जो है आपका 2003 में इसको पारित किया गया था। और जो है मुख्य रूप से इससे संबंधित जो समिति है वो है आपका NK सिंह समिति, है ना। FRBM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो FRBM का फुल फॉर्म होता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट, है ना। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत क्या क्या उद्देश्य रखे गए, तो FRBM के तहत दोस्तों मुख्य रूप से कहा गया है कि जो आपका राजकोषीय घाटा है उसको कितना प्रतिशत तक रखना है, नियंत्रित, 3% से ऊपर जाने नहीं देना है। जो राजस्व घाटा है उसको 0% रखना है। और इसमें तीसरा आपका मेन पॉइंट है कि जो आपका कर्ज और जीडीपी का जो अनुपात है उसको कम करना है, ठीक है, उसको क्या करना है, कम करना है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट इसके मुख्य रूप से ध्यान देने आपको, ये आपका बजटरी सुधार के अंतर्गत आता है FRBM, है ना। आगे बात कर लेते हैं हम लोग
26 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस एमएसपी के बारे में जो है आपका कौन जो है आपका क्या करता है, सिफारिश करता है किसको, भारत सरकार को। भारत सरकार को जो है एमएसपी के बारे में कौन सिफारिश करता है, नीति आयोग, नाबार्ड, फिर या फिर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग या फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है क्या करती है, भारत सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का जो है सिफारिश करती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये। आगे बात कर लेते हैं नीति आयोग। नीति आयोग आप लोग जल्दी से बता दीजिए नीति आयोग कब जो है आपका इसकी स्थापना कब की गई है। नीति आयोग इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना। नीति आयोग ये आपका भारत का थिंक टैंकर के रूप में कार्य कर रहा है और ये किसका स्थान लिया है, नीति आयोग। ये आपका मुख्य रूप से योजना आयोग का जो है स्थान लिया है। योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है, पंचवर्षीय जो योजनाएं थी उसको समाप्त करके उसका स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। नाबार्ड के बारे में आप लोग जानते होंगे दोस्तों, ये आपका कृषि जो है कृषि क्षेत्र या फिर आपका ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित या बैंक के लिए दिया यानी कि ये विकास के लिए जो है उसमें किसानों को जो है ऋण प्रदान करता है। लेकिन ये आपका वित्तीय संस्था है, ये दूसरे बैंक को देता है और बैंक जो है अपने ग्राहकों को देता है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। और नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग जल्दी से बता दीजिए। नाबार्ड का जो है फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग बताइएगा, नेशनल एग्रीकल्चर, है ना, नेशनल। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। नेशनल बैंक फॉर, हाँ ठीक है आप लोग सही बता रहे हैं। आपका जो नाबार्ड का फुल फॉर्म हो जाएगा, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, है ना, ये आपका नाबार्ड का हो जाएगा। अच्छा आगे बात कर लेते हैं हम लोग। 27वां नंबर का प्रश्न है कि सीताध्यक्ष का संबंध था, जो सीताध्यक्ष है इसका संबंध किससे था। तो सीताध्यक्ष दोस्तों ये आपका क्या होता था, एक आपका अधिकारी होता था जो भूमि कर विभाग से संबंधित था, भूमि कर विभाग से संबंधित था। ये सीताध्यक्ष किसके काल में, ये आपका मौर्य वंश यानी कि मौर्य के काल में ये कार्य करता था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है किस में। तो जो आपका कश्मीर के राजाओं का सजीव वर्णन किया है वो क्या है आपका कल्हण ने। कल्हण ने अपनी पुस्तक राज तरंगणी जो है, राज तरंगणी में कल्हण ने जो है कश्मीर के राजाओं का एक क्रम से इतिहास लिखा है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन जो है आपका बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा हुआ है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अच्छा रेहला जो है किताब जो आपका किताबुल रेहला है, रेहला को किसने लिखा है। तो रेहला ने जो है आपका मोरक्को का जो यात्री आया था इब्ने बतूता, उन्होंने लिखा था। उसका ये क्या है, उसका यात्रा वृत्तांत है कि किताबुल हिंद किसने लिखा है, अल बेरूनी ने लिखा है। किताबुल हिंद आपका कौन लिखा है, अल बेरूनी ने। ठीक है, चले आगे बात कर लेते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है सिजदा व पैबोस की प्रथाओं की शुरुआत किसने किया था, इल्तुतमिश, बलबन, महमूद गजनवी या फिर अकबर ने। तो सिजदा या पैबोस यानी कि इसको बोलते हैं जब शासक जो है अपने राज दरबार में रहता था, अपना गद्दी पर बैठता था, तो जो भी उससे नीचे वाले जो भी अधिकारी होते थे वो आकर के क्या करते थे, सुल्तान के सामने झुकते थे। सुल्तान को मतलब के सामने झुक करके मतलब सर रखते थे, उसको सजदा और पैबोस कहा जाता था। तो ये आपका बलबन ने शुरू किया था। कौन शासक था, बलबन आपका शुरू किया था। इसका शासनकाल आपका कब से कब तक रहता है, तो बलबन का शासनकाल जो रहता है आपका 1265 से लेकर 89 तक रहता है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आप लोग जो है आपका उत्बी कौन था, उत्बी के बारे में पूछ रहा है। तो उत्बी कौन था, तो उत्बी आपका एक शाही इतिहासकार था और ये इतिहासकार किसका था, महमूद गजनवी का इतिहासकार था उत्बी। और उत्बी ने ही क्या कहा था, भारत को सोने की चिड़िया कहा था। भारत को सोने की चिड़िया किसने कहा था, उत्बी ने ही कहा था भारत को सोने की चिड़िया। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। शेर शाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है, शेर शाह। तो शेर शाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी। बिल्कुल ठीक है, इन्होंने द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी जब बिलग्राम का युद्ध उन्होंने जीता था। आगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था। शेर शाह ने उपज का 1/3 भाग जो है कर के रूप में निर्धारित किया था। बिल्कुल सही है, उन्होंने क्या किया था, 1/3 रूप में मतलब कि कर वसूलता था। शेर शाह का मकबरा दिल्ली में है, दिल्ली में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। शेर शाह का जो मकबरा है बिहार रोहतास जिला के सासाराम में है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, वहाँ पर उसका आपका मकबरा है। तो ये कथन आपका औसत्य है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि शेर शाह द्वारा भूमि की पैमाश यानी कि भूमि की माप के लिए सन की दंडी और सिकंदरी गज यानी कि गज सिकंदरी का प्रयोग किया गया था। बिल्कुल राइट है। अब 32 नंबर का प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यद लिखी गई है, यानी कि ये जो पुस्तक लिखी गई है अमुक्त माल्यद, ये किस शासक के द्वारा लिखी गई है। तो वो शासक है आपका कृष्ण देव राय।
कौन है दोस्तों? कृष्णदेवराय। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका तुलुक वंश का शासक था और कहाँ का? जो है विजयनगर साम्राज्य का, विजयनगर साम्राज्य का ये शासक था दोस्तों आपका, है ना। उसके बाद जो है कृष्णदेवराय की जो है क्या बोलते हैं कि प्रशंसा कौन करता है? बाबर। मुगल शासक बाबर भी करता है इसके बारे में चर्चा, और उसकी खूब प्रशंसा करता है कि ये काफ़ी योद्धा है और काफ़ी मतलब कि बहुत इसके बारे में प्रशंसा करता है। वो अपनी पुस्तक, बाबर की कौन सी पुस्तक है? तो तुजुक-ए बाबरी, तुर्की भाषा में लिखा गया पुस्तक है बाबर की, तुजुक-ए बाबरी। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। चले आगे बात कर लेते हैं। कृष्णदेव राय जो है आपका दोस्तों, ये आपका एक कवि भी था, है ना, ये आपका कवि भी था, है ना, संगीतज्ञ था। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला निम्नलिखित में से कौन है? यानी कि यहाँ पर 4 शासक दिए गए हैं। इन चारों में से सबसे ज़्यादा किसने जो है लंबे टाइम के लिए शासन किया था? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ये जो है इन चारों में से सबसे अधिक टाइम तक शासन किया था। अगला प्रश्न है 34 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? यानी कि केंद्रक जो होती है उसमें न्यूक्लियस में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो आपका प्रोटीन हो जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है आपका दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, अब प्रकाशिक अभिक्रियाएं जो है क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होती है? यानी जो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की जो क्रियाएं होती है पौधों के हरे पत्तियों में, यानी कि हरे भाग क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट का भी वो छोटा सा नैनो जो रूप है कहाँ पर होती है? वो तो आपका गरेना हो जाएगा। ठीक बिल्कुल, यहाँ पर ए नंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्टोमा जो होता है दोस्तों, ये आपका वाष्प उत्सर्जन क्रिया के लिए सहायक होता है। स्टोमा यानी इसको रंध्र बोला जाता है हिंदी में, और जिसके थ्रू से क्या होता है, पत्तियां पानी को बाहर निकालती है ना, वाष्प के रूप में। आगे बात कर लेते हैं हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स जो होते हैं बच्चों, ये आपका एक टेक्निकल वर्ड है, इसको याद रखना है। हेलोफाइट्स वैसे पौधे होते हैं जो लवण वाली मिट्टी में उगते हैं। जहाँ पर जिस मिट्टी में लवण की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है वहीं पर इस प्रकार के पौधे जो है उगते हैं। जैसे आपका मरुस्थलीय क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, जिसके कारण वहाँ पर नमक रहते हैं, तो वहाँ पर भी ये पौधे उग सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका वैसे पौधे जो आपका लवण वाली मिट्टी में उगते हैं, तो ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है कि एड्स के लिए जो है कौन सा टेस्ट किया जाता है ना, जो आपका एड्स जो होता है, एड्स के लिए टेस्ट कौन सा किया जाता है? एड्स का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए आप लोग। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके लिए जो मुख्य रूप से टेस्ट किया जाता है वो आपका PCR है, एक आपका एलिसा है, इसको तो सब कोई जानते होंगे, और आपका एक है CD4, है ना। तो एलिसा यहाँ पर PCR CD4 एलिसा, ये आपका तीनों हो जाएगा, 1 3 4 हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? यानी कि जो दोस्तों एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, कौन सा आपका रुधिर ग्रुप है? तो आपका ग्रुप AB है। इस AB ग्रुप में जो है आपका AB यानी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हमारा ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है? यानी कि इन चारों में से कौन जो है DPT के अंतर्गत नहीं आता है? तो DPT का फुल फॉर्म आप लोग को ध्यान रखना है। डी से डिप्थीरिया होता है, P से पर्टोसिस होता है, और T से टिटनेस होता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टिटनेस, लेकिन पीलिया जो है दोस्तों, पीलिया नहीं होता है। तो ट्रिपल वैक्सीन DPT के अंतर्गत A C D आ जाएगा, लेकिन B नहीं आएगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन B बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो है आपका, अगला प्रश्न है अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होता है? तो हीलियम के एक कण का जो द्रव्यमान होता है, वो ये अल्फा का एक कण का जो द्रव्यमान होता है वो हीलियम के बराबर होता है। तो अल्फा कण के बारे में आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसके पास 2 न्यूट्रॉन होता है। कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 2 न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों, और इसके पास 2 आपका प्रोटॉन होते हैं। 2 क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर क्या चार्ज होता है? 0। तो इसके पास कौन सा चार्ज हो गया? प्लस चार्ज होता है। यानी कि ये अल्फा कण कैसे होते हैं? धनात्मक होते हैं। अल्फा कण जो होते हैं दोस्तों धनात्मक होते हैं। अल्फा कणों की खोज किसने किया था? तो आपको ध्यान रखना है, रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था आपका अल्फा कणों की खोज, है ना। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, तो इसके आवेश कितने के बराबर होता है? तो 2 प्रोटॉन के बराबर, अभी दिखाया मैंने आपको। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, पॉजिट्रॉन नहीं पाया जाता है। आपका 2 न्यूट्रॉन पाया जाता है, लेकिन न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है। प्रोटॉन पाया जाता है, 2 प्रोटॉन 2 प्लस के बराबर होता है। न्यूटन के किस गति की नियम से बल का व्यंजक प्राप्त किया था? यानी कि जो है न्यूटन का 3 मुख्य जो नियम है, उसमें से कौन सा नियम से आपको जो है बल की गति का नियम प्राप्त होता है? पहला वाला जो नियम है वो उससे आपको जड़त्व के बारे में पता चलेगा, है ना, जड़त्व इनर्शिया के बारे में। और दूसरा जो नियम है न्यूटन का, दूसरा नियम से आपको
क्या मिलता है दोस्तों, गति के नियम का जो है आपका व्यंजक प्राप्त होता है ना, उसका फॉर्मूला प्राप्त होता है, F=ma, है ना। F=ma जो है आपको कहाँ से मिलता है, वो आपका दूसरा जो है न्यूटन के दूसरे नियम से मिलता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, गति का दूसरा द्वितीय गति नियम। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसके बाद है कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है। यानी कि जब इसको क्या किया जाता है दोस्तों, जब इसके ताप को बढ़ाया जाता है तो आपको जो है इसकी प्रतिरोधकता जो होती है क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी, या फिर पहले बढ़ती है फिर घटती है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे जब इसके ताप को बढ़ाया जाता है तो ये पिघलता है, लिक्विड फॉर्म में आता है, जिसके कारण इसकी प्रतिरोधकता यानी कि जो रेसिस्टिविटी होती है वो घटने लगती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे अगला प्रश्न है 43 नंबर का, कि निम्नलिखित में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है। समस्थानिक किसको कहते हैं दोस्तों, दो एलिमेंट है, एक एक्स और वाई, तो दो तत्व जिनके जो है परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या मान लीजिए एक्स का कितना है 5 है, तो वाई का भी 5 होगा, है ना। इस प्रकार से अगर एक्स का 6 है और वाई का भी 6 है, परमाणु संख्या समान है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है ना। परमाणु द्रव्यमान कुछ इसका अलग है, इसका अलग है, तो कहेंगे इसको समस्थानिक, है ना। वे दो परमाणु जिसके परमाणु संख्या समान या और उसके परमाणु भार अलग अलग होते हैं तो उसे समस्थानिक कहते हैं। और सबसे ज़्यादा समस्थानिक इन चारों में से किसके पास पाया जाता है, पोलिनियम के पास। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है, जब हाइड्रोजन को जलाएंगे तो हाइड्रोजन यानी कि H2 जलाने का मतलब है उसको ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा दो, तो ये आपका जल जाएगा। जलेगा तो क्या बनेगा दोस्तों, H2 और O2 मिलके बना देगा जल, यानी कि पानी बना देगा, तो हो जाएगा H2O। आगे प्रश्न है हमारा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 44 नंबर का, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्रेफीन होता है, जो ग्रेफीन है वो क्या होता है। तो ग्रेफीन के बारे में ध्यान रखेंगे आप लोग। जो ग्रेफीन होता है दोस्तों, वो आपका कार्बन का नैनो रूप, कार्बन का जो है सूक्ष्म रूप होता है आपका। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, कार्बन का नैनो रूप, कार्बन का नैनो जो है सूक्ष्म रूप। अगला प्रश्न है 46 नंबर का, जो है आपका विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस जो है वर्ल्ड जो है ब्लड डोनेटेड डे कब मनाया जाता है। तो ये आपका 14 जून यानी कि 14 जून को मनाया जाता है। 2023 को जो मनाया गया था उसका थीम क्या था दोस्तों, अभी तो 2024 का जो है रिपोर्ट आया नहीं, ये तो 14 जून को है ना, जब मनाया जाएगा तब थीम अपनाया जाएगा। तो आपको 23 का भी फिलहाल ध्यान रखना है। 23 का थीम था गिव ब्लड, यानी कि ब्लड दान करो, रक्त दो, प्लाज्मा दो, है ना, जीवन साझा करो, है ना, उसके बाद जीवन साझा करो और साझा करो, है ना। इस तरह से आपका ये इसका आपका थीम अपनाया गया था। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित को सुमिलित करना है आपको। इन जो है 4 यहाँ पर दिए हुए हैं, चारों को सुमिलित करना है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र है दोस्तों, ये आपका कहाँ पर है, प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र, ये आपका गांधीनगर गुजरात में है, ये आपका मिला हुआ है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है ये आपका कहाँ है, तो ये आपका समुद्र है ना, समुद्र के किनारे होगा, तो गोवा की राजधानी पणजी है आपका, वहाँ पर है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी कहाँ है, यानी कि खाद्य प्रौद्योगिकी मैसूर में है। और आपका भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है, दिल्ली में है। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एक है ना, 1 4 2 3 हो जाएगा। 1 4 2 3 कहाँ पर दिया हुआ है हमको, 1 4 2 3 हमको यहाँ पर दिया हुआ है डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है। पंचरात्र, तो पंचरात्र यानी कि 5 रात, ये किस धर्म से संबंधित है। पंचरात्र का संबंध आपका वैष्णव धर्म से संबंधित है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर चैनल में न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूंगा बीपीएससी से संबंधित तो आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा। एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन है जिसे एकमात्र वो भारतीय है जिसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है रसायन के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के दुनिया में। तो वो था आपका वेंकट रमन रामकृष्ण, है ना, वेंकट रमन रामकृष्ण। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को आपको किस में दिया गया है दोस्तों, तो आपको मालूम होगा ब्लैक होल के लिए दिया गया था, है ना, ब्लैक होल की खोज किया था इसने, और उसके बाद जो है ब्लैक होल के लिए और इन्होंने चंद्रशेखर सीमा दिया था, है ना, कि 1.44 सोलर मास यानी कि सूर्य का द्रव्यमान, इसको उन्होंने बताया था, है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। भारतीय नौसेना की जो है पहली महिला पायलट जो है लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य की रहने वाली है। तो भारतीय नौसेना की पहली महिला, करंट अफेयर से क्वेश्चन है ये आपको, तो यहाँ पर आपका बिहार हो जाएगा, बिहार की रहने वाली है शिवांगी जो है आपका स्वरूप।
तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं, इसके बाद हमारा ये सेशन समाप्त हो जाएगा। ऋग्वेद के बारे में हम लोग यहाँ पर आप लोग क्या बात करेंगे दोस्तों, हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट हुआ, आपको वैदिक के बारे में याद रखना है कि वैदिक सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, यानी कि पशुचारा सभ्यता थी, यानी कि पशुओं पर यह आपका ज़्यादा मतलब कि डिपेंड था, निर्भर थी, है ना, पशुचारण अर्थव्यवस्था था इसका। वैदिक सभ्यता में लोग क्या करते थे, तो गाय मतलब कि गायों को सबसे महत्वपूर्ण मानते थे, है ना। गाय को क्या कहा गया है, उसमें अघन्या कहा गया है, वेद में गाय को क्या कहा गया है, अघन्या, यानी कि जिसकी हत्या न की जाए, है ना, जिसका हत्या न की जाए, जिसका वध न किया जाए, उसको मतलब कि गाय उसको कहा गया है। उसके बाद आपका वैदिक सभ्यता में ध्यान रखना है कि इसमें छोटे छोटे जो है क्या होते थे, कबीला होते थे, तुरु कबीला, पुरु कबीला, है ना, तुर्वसु कबीला, यदु कबीला, इस प्रकार से छोटे छोटे कबीलाई मतलब समाज था ये। चलिए बात कर लेते हैं अब ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद के बारे में जानते हैं, सबसे पहले सबसे पुराना वेद है ये, आपका सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद जो है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले यानी कि जो इसके पुरोहित होते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों, होत्री कहते हैं, होत्री, है ना। आगे बात कर लेते हैं, जो गायत्री मंत्र है ये कौन से मंडल में है, आपका तीसरा मंडल में है गायत्री मंत्र। और इसका कौन रचयिता है, इसका रचयिता है आपका विश्वामित्र, है ना, गायत्री मंत्र का। अच्छा ये किसको समर्पित है, तो ये आपका सविता देवता यानी कि आपका सूर्य को समर्पित है। जो तीसरा मंडल है ये आपका सूर्य के मतलब उपासना करता है। इस वेद के 9वें मंडल में जो है सोम देवता का उल्लेख है, यानी कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का 9वां मंडल में किसकी चर्चा है, तो आपका सोम देवता का उल्लेख करता है, आपका सोम देवता के बारे में चर्चा मिलती है। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण के बारे में बताया गया है, जिसमें जो है विराट पुरुष या फिर प्रजापति के मुख से ब्राह्मण, है ना, उसके बाद बाजू से जो है, जो कंधा से जो है आपका क्षत्रिय, है ना, उसके बाद जंघा से आपका क्या वैश्य, और जो है पैर से तलवे से शूद्र, है ना, उसको दिखाया गया है आपका। तो ये आपका 4 वर्ण आपको ध्यान रखना है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का धर्म, ब्राह्मण का काम क्या था कि वो ज्ञान मतलब कि ज्ञान अर्जित करना, दूसरों को पढ़ाना, शिक्षण देना, है ना। क्षत्रिय का क्या क्या था कि राज्य की सुरक्षा करना, प्रशासन करना। वैश्य व्यापार करना, और शूद्र क्या करना, सेवा करना था इसका धर्म, है ना। आगे बात कर लेते हैं, इस वेद में इंद्र के लिए 250, इंद्र उन लोग का महत्वपूर्ण भगवान था। इंद्र को पुरंदर कहा गया है, ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा गया है दोस्तों, पुरंदर कहा गया है, यानी कि कीलों का नाशक करने वाला। इंद्र जो है आपका वर्षा का देवता था, किसका देवता था, क्योंकि जो है दोस्तों ध्यान रखना है, क्योंकि वो कबीलाई समाज था, कृषि नहीं होती थी, और वो सप्त सैंधव क्षेत्र यानी कि आपका 7 नदियों वाले क्षेत्र में था, मरुस्थलीय क्षेत्र था, थोड़ा वहाँ उपजाऊ कम मिट्टी थी, इसलिए बारिश के देवता इंद्र की पूजा करता था, अग्नि का भी पूजा करता था, और आपका वरुण का पूजा करता था। 3 महत्वपूर्ण उसके भगवान थे आपका, इंद्र, वरुण, अग्नि, है ना। इसके बारे में सबसे अधिक चर्चा मिलता है इंद्र के बारे में 250 बार, अग्नि के लिए 200 बार की, इसमें 200 ऋचाएँ, 200 जो है ऋचाएँ उसको क्या गया है, रचना की गई है उसके लिए। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी ऋग्वेद में मिलता है ना, गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है इसी वेद में। गाय के लिए अघन्या शब्द मैंने आपको पहले बता दिया, जिसकी क्या हत्या न की जाए, वो यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है ये आपका ध्यान रखना कि पद और गद दोनों में है, ये आपका पद और गद दोनों में है। इसके जो है पुरोहित को क्या कहा जाता है, अधर्वयु कहा जाता है। नियमों एवं विधि विधान, इसमें क्या दिया गया है दोस्तों, तो यजुर्वेद जो है यज्ञ और कर्मकांड का चर्चा करता है, इसमें बलिदान की विधि का भी चर्चा है, इसमें गद और पद दोनों में है ये आपका। आगे बात कर लेते हैं सामवेद के बारे में। तो सामवेद जो है आपका ये उसके जो पुरोहित होते हैं, इसके ऋचाओं को जो पढ़ने वाले होते हैं उसको उद्रात्री कहते हैं, और ये आपका क्या है, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग आगे। और आज का ये है आपका लास्ट है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद के बारे में जानेंगे, तो ये आपका सबसे लास्ट वेद है, यानी अंतिम वेद है, ये चौथा वेद है, और इसमें औषधि, तंत्र, मंत्र, जादू टोना सब के बारे में चर्चा मिलती है। इस वेद में यानी अथर्ववेद में जो है सभा और समिति को क्या क्या कहा गया दोस्तों, प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं, वेद की टोटल कितनी संख्या है, 4, और वेदांग की कितनी संख्या है, 6। यानी 4 वेद कौन कौन सा है, अभी मैंने बताया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और कितने वेदांग हैं, 6 वेदांग हैं, है ना। कल्प, ध्यान रखना है, कल्प, शिक्षा, निरुक्त, छंद, व्याकरण, है ना, ज्योतिष, ये सारे क्या है आपके वेदांग है ना। पुराणों की संख्या कितनी है, टोटल आपके 18 पुराण है ना। गुप्त पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, है ना, 18 आपके टोटल पुराण है। उपनिषद कितने, 108 उपनिषद है। अच्छा, आपको सीधा आपको क्रम पूछता है दोस्तों कि कौन सा पुस्तक कब आया, तो सबसे पहले वेद हो जाएगा, वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ आ जाएंगे,
ब्राह्मण ग्रंथ के बाद दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद अरण्यक आ जाएगा। अरण्यक के बाद क्या आ जाएगा आपका, अरण्यक के बाद उपनिषद आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये क्रम आपको बार बार पूछा जाता है। तो आई थिंक ये सारे सेशन, आज के सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा होगा, अच्छा लगा है वीडियो तो आप लोग गुरु दक्षिणा के रूप में क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और जल्दी से जो है शेयर कर देंगे इसको, है ना। चैनल में न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे दोस्तों, ताकि जो है कोई भी वीडियो मैं डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। पढ़ते रहिए, तब तक के लिए अच्छी तरह से। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपका चौथा जो है आपका जो है सेट लेकर के प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।